मान्यवर काशीराम साहब ने तो जिसको वारिस बनाया था वो पथभ्रष्ट है, और मान्यवर काशीराम साहब का अगर कोई वारिस हो सकता है, इस आंदोलन को लंबे समय तक अगर कोई चला सकता है तो मात्र भाई चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी इस आंदोलन को चला सकती है। कि अपना भाई भतीजा जो विदेश से लौटकर आ रहा है उसको सीधा नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया जाता है। अपना भाई जिसको राजनीति की एबीसीडी पता नहीं है, जिसने कभी जिंदगी में राजनीति की नहीं है, उसको पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है। परिवारवाद लाया गया और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसका मैं जिक्र नहीं करूंगा। और उन्होंने वामसेव DS4 और बहुजन समाज पार्टी बनाई, लेकिन आज पार्टी की हालत यह है कि जिस पार्टी में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट में लोग लगे थे वहां सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की, आत्म सम्मान के नाम की कोई चीज रह नहीं गई है। कि एन महेश जैसा मिशनरी आदमी जिसने पूरा जीवन इस सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में लगाया है, उसको एक सेकंड में बाहर निकालने का काम कर दिया। कि अगर एन महेश को पार्टी से निकलवाने का काम किसी ने किया है तो केवल और केवल अशोक सिद्धार्थ ने किया है। कि इस बार बिहार प्रदेश में मजबूत नहीं मजबूर सरकार बनेगी और उसमें आजाद समाज पार्टी के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। आजाद समाज पार्टी भी बिहार प्रदेश में साझेदारी करेगी और लोग इस मनुवादी सरकार को उखाड़ने के लिए, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार को उखाड़ने के लिए मन बना चुके हैं और निश्चित रूप से ये सरकार बिहार प्रदेश से खत्म हो। इंडियन मीडिया बुक के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। हमारे साथ आज तोमर साहब जुड़े हैं। काफी अरसा इन्होंने बीएसपी में गुजारा है और आज नई पार्टी में जुड़े हैं। ये नई पार्टी कौन सी है उसके बारे में उनसे जानने की कोशिश करें। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। खान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी कि आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। कि कर्नाटक प्रदेश में बड़ी तमन्ना के साथ हमने बहुजन समाज पार्टी का काम किया जी, और उसी का असर रहा कि पार्टी सहयोग में भी कर्नाटक पीछे नहीं रहा। साथ ही लोकसभा के चुनाव में कर्नाटक प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा वोट बहुजन समाज पार्टी को गत वर्षों की अपेक्षा बढ़ाने का काम हमने किया। इस कारण कि मान्यवर काशीराम साहब के साथ जब हम जुड़े थे तो हम सरकारी नौकरी में थे और मान्यवर काशीराम साहब के साथ जुड़ने का कारण कि ये था कि काशीराम साहब ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पीड़ा का निवारण करा और ये कहा फॉर पे बैक टू सोसाइटी, और इस मूवमेंट को बनाया, इस आंदोलन को बनाया सेल्फ रेस्पेक्ट का मूवमेंट। और उन्होंने वामसेव DS4 और बहुजन समाज पार्टी बनाई, लेकिन आज पार्टी की हालत यह है कि जिस पार्टी में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट में लोग लगे थे वहां सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की, आत्म सम्मान के नाम की कोई चीज रह नहीं गई है। और उसी तरीके से जितने लोग इसमें लगे हैं उन सबको फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और हमने एक बार, हमें पंजाब में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, दिल्ली में, यूपी में, इन स्टेटों में काम करने का मौका मिला। लेकिन अभी मैं देखता हूं कि पिछले 8 महीने में हमें कर्नाटक से हटाया गया, कर्नाटक में फिर दोबारा लगाया गया, उत्तराखंड में लगाया गया, वहां से हटाया गया, राजस्थान में लगाया गया, वहां से हटाया गया, और दिल्ली में 5 महीने में हमसे ये चाहा कि दिल्ली में हम बीजेपी को हराने के लिए इतना वोट इकट्ठा कर दे कि बीजेपी हार जाए। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि लोगों की मंशा बीजेपी के खिलाफ थी और उन्होंने एकजुट होकर आम आदमी को वोट दिया।
आम आदमी पार्टी की सरकार वहां बन गई। उसका खामियाजा हमें ये भरना पड़ा कि हमें कर्नाटक और दिल्ली दोनों जगह से हटाया। ये हमें सीधे सीधे लगा कि ये हमारा अपमान है, क्योंकि 5 महीने में जब आपने भारत में जितने भी लोग काम कर रहे थे, 3-3 आपके मेंबर पार्लियामेंट, पुराना एक 30 साल से काम कर रहा है सीपी सिंह, एक गौरी प्रसाद, एक सुरेश आर्या, इतने सारे लोगों को लगाया गया था, लेकिन किसी से एक बात नहीं की गई। केवल और केवल मुझे उन लोगों के सामने लज्जित किया गया कि जैसे दिल्ली का रिजल्ट जो है मेरे पे डिपेंड करता हो। तो मैंने इसलिए आज इस देश में अन्याय, अत्याचार, बहन बेटियों के साथ जबरजना, कमजोरों के साथ जुर्म, उसकी आवाज बनकर उभरी है भीम आर्मी। और भीम आर्मी इस देश में जहां भी जुल्म जास्तियां हो रही हैं, वहां एक जागरूक सहपाठी की तरह हर तरीके का हस्तक्षेप करती हैं और गरीब लोगों की मदद करने का काम करती हैं। लेकिन देश के हालात को देखते हुए, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, आज इस देश में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई जो मान्यवर कांशीराम साहब ने पार्टी इस देश को दी थी, निश्चित रूप से वो पार्टी आज भटक गई है और उसको किसी भय के कारण, मनुवादी ताकतों को मदद करने के कारण आज उसकी दशा भ्रमित हो गई है। और इन्हीं कारण पूरे देश के इन संतों, गुरुओं, महापुरुषों के आंदोलन की सोच रखने वाले करोड़ों लोगों ने एक मन से एक पार्टी जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड और माइनॉरिटी की आवाज बनेगी, आजाद समाज पार्टी, भाई चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने भीम आर्मी को पूरे भारत में स्थापित किया, भाई विनय रतन सिंह जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन लोगों ने गली गली, कूचे कूचे जाकर इस मानसिकता के लोगों को तैयार किया है कि जो लोग फॉर पे बैक टू सोसाइटी, जो लोग समाज में पिछड़े हैं, जो दबे हैं, जिनके साथ में अन्याय अत्याचार हुआ है, जिनके साथ में जबरदस्ती हो रही है, जिनके हक हकूकात को छीना जा रहा है, उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको सम्मान दिलाने के लिए, इन संतों, गुरुओं, महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आजाद समाज पार्टी का निर्माण किया है। और हमें ये लगा कि मान्यवर कांशीराम साहब का वारिस, मान्यवर कांशीराम साहब ने तो जिसको वारिस बनाया था वो पदभ्रष्ट है, और मान्यवर कांशीराम साहब का अगर कोई वारिस हो सकता है, इस आंदोलन को लंबे समय तक अगर कोई चला सकता है, तो मात्र भाई चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी इस आंदोलन को चला सकती है। इसीलिए हमने जिस दिन पार्टी बनी थी 15 मार्च को, उसी दिन पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। और जो जीवन अब बचा है, 40-41 साल काम करने के बाद में, जिस तरीके से व्यक्तिगत प्रॉपर्टी, जिस तरीके से भाई भतीजावाद उस पार्टी में कायम किया गया था, और जो लोग इतने लंबे समय से लगे थे उनको अपमानित किया जा रहा था, तो हमने आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। और आज मैं बिहार में हूँ। सर, मैं समस्तीपुर बिहार पे आऊंगा, उसके पहले थोड़ी सी बात आपसे कर लूं। आपके पुराने पार्टी में आप तकरीबन 40 साल आप वहां काम किए तकरीबन, ठीक है? तो ये सडनली जो आपको अपमान किया गया, उसका आपको जो अपमान किया गया उसका क्या कारण हो सकता है? क्या आप उनको वो तानाशाही और जो बोलते हैं एक पार्टी जो हिटलर के रूप में काम करती है, क्या उनके सामने आप झुकते नहीं थे या उनके बातों को आप सुनते नहीं थे? आपको अपमान करने का मेन कारण क्या था? नहीं, मान्यवर कांशीराम साहब ने चूंकि उनको अपना उत्तराधिकारी बना दिया था, तो ऐसा नहीं कि इतने लंबे समय तक हमने उनको ना माना हो।
उनकी बात को ना समझा हो, उनकी तानाशाही को बर्दाश्त ना किया हो। लेकिन हम भी, जब मैंने बताया कि हम आत्म सम्मान के मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग फॉर पे बैक टू सोसाइटी वाले लोग हैं, तो हम लोग जिस पब्लिक के, जिस समाज के, जिन लोगों के लिए काम करते हैं, उन सारे लोगों की मीटिंग में अगर किसी को व्यक्तिगत रूप से बेइज्जत करने का काम किया जाता है तो वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है, इसलिए मैंने उनको छोड़ा। तो ऐसे अभी कितने लोग नाराज हैं? आपका कुछ अंदेशा है कि पुराने लोगों में कितने लोग नाराज हैं? जितने लोग लगे हैं उनमें चंद चाटुकार लोगों को छोड़कर वो सारे लोग भी आत्म सम्मान के लिए तरसते हैं और किन्हीं कारण से आज पार्टी में हैं। अन्यथा उनका भी मन एक मिनट भी पार्टी में, क्योंकि लंबे समय से लगे हैं इस आस्था को बचाए रखने के लिए, केवल वो पार्टी में हैं, अंदर से वो भी दुखी हैं कि उनको भी 300-300, 400-400, 1000-1000, 2,000 लोगों के सामने बेइज्जत करने का काम किया जा रहा। सर ऐसा है कि हमेशा चाहे 3 बार मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा रहे हुए वीर सिंह हो, चाहे वो धर्मवीर अशोक हो, चाहे अशोक सिद्धार्थ हो, जिनको फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, वो जितना अच्छा उन्होंने वहां किया कर्नाटक में, जितना अच्छा किया वो सारे लोग जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद फिर उनको कर्नाटक, क्योंकि मध्यस्थता करने में वो आदमी परफेक्ट है। मध्यस्थता करने में आपके यहाँ कर्नाटक में जैसे 20 सीटों पे समझौता हुआ, 20 सीटों के लिए एक मोटी रकम ली गई और मोटी रकम लेने के बाद केवल 3 लोगों को कुछ मदद की गई, और उसी का कारण है कि एन महेश जैसा मिशनरी आदमी जिसने पूरा जीवन इस सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में लगाया है, उसको 1 सेकंड में बाहर निकालने का काम कर दिया। सर ये बताइए कि जब भी लोग बीएसपी के जो मायावती जी हैं, इनको बहन जी करके बुलाते हैं, इनके सामने झुक के खड़ा रहते हैं, किसी को हिम्मत नहीं होती है कि उनके नाम से कोई बोल सके, ये ऐसा माहौल क्यों बना के रखा गया है बीएसपी में? मैं तो इस माहौल के पीछे कारण यही मानता हूं कि जो लोग झुक के चलते हैं, अब तो पैर छूने का भी उन्होंने सिस्टम बंद कर दिया है, अब तो सीधे माथा उनके पैरों में लगवाती हैं। सही बोला आपने। मैं उसी की बात पूछ रहा हूँ कि अब सीधे लोग सो जाते हैं उनके पैरों पे। हमने भी झुकने की तो कोशिश की थी, लेकिन जो माथा टेकने की जो बात आ गई है, जो वातावरण बन गया है, हम जैसे लोग अगर लगे थे तो उसके पीछे मात्र एक ही कारण था, उसके पीछे कोई कारण नहीं था कि मान्यवर कांशीराम साहब ने उनको उनकी मजबूरी कोई रही है। मैं तो आज ये कहूंगा कि वो बार बार ये कहती हैं कि कांशीराम ने 2001 में उधर चले गए थे पंजाब, वो उत्तर प्रदेश का पैसा ले गए थे, उत्तर प्रदेश के लोगों का तमाम सहयोग उन्होंने ले लिया और उन्होंने पंजाब में 0 कर दिया। कांशीराम साहब पंजाब में कोई रिजल्ट नहीं ला सके, और मैं यहाँ उत्तर प्रदेश में थी तो मैंने जो 67 सीटें जीतती थी वो 99 सीटें जीतने का काम किया। इसलिए कांशीराम साहब की मजबूरी और आंदोलन से प्यार, गरीब, कमजोर, लाचार, मजदूर, मजलूम लोगों से प्यार, इसलिए हम जैसे लोग इसमें लगे थे। और जब हमें लगा कि भाई आज हालत ये हो गई है कि अपना भतीजा जो विदेश से लौटकर आ रहा है उसको सीधा नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया जाता है, अपना भाई जिसको राजनीति की ABCD पता नहीं है, जिसने कभी जिंदगी में राजनीति की नहीं है, उसको पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है। जब बायलॉज में ये था कि परिवार का कोई साथी, परिवार का कोई सदस्य पार्टी में सक्रिय नहीं होगा, तो सारे बायलॉज को तोड़ने की जरूरत नहीं थी। लेकिन उस बायलॉज को तोड़ा गया, परिवारवाद लाया गया, और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसका मैं जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि मैं चाहता था कि मूवमेंट चले, लेकिन आज ये मूवमेंट पूरे तरीके से पथभ्रष्ट हो गया है।
और इस मूवमेंट को चलने जैसी बात अब कोई रह नहीं गई है। और कर्नाटक में आप देख लीजिए, ये 1 महीने में 2 महीने में 5 स्टार कल्चर से अशोक सिद्धार्थ वहां आते हैं। हम लोग तो ऑफिस में रुके, गरीबों के घरों में रुके, जो मिल गया वैसा खाया। और पार्टी, क्योंकि एक तमन्ना है, पढ़े लिखे समझदार लोग कर्नाटक में हैं, कर्नाटक के लोग भी परिवर्तन चाहते हैं, कर्नाटक के लोग भी इस देश की मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि तादाद जिन लोगों की वहां ज्यादा है, वो लोग आज उनकी मजबूरी है कि वो इन्हीं मनुवादी पार्टियों में लगे हैं। और मनुवादी कांशीराम साहब कहा करते थे कि बंदर की पूंछ लंबी तो हो सकती है लेकिन ताकतवर नहीं हो सकती। और कर्नाटक के लोग परिवर्तन चाहते हैं। और अभी क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, उसके बाद में हम लोग कर्नाटक में भी पार्टी का विस्तार करेंगे। भीम आर्मी के काफी लोग वहां जुड़े हुए हैं, तो हम लोग कर्नाटक प्रदेश में भी आजाद समाज पार्टी का जो आने वाले टाइम में 22 के आखिर में या 23 के शुरू में जो चुनाव होगा, पार्टी जो है एक मजबूत ताकत के रूप में कर्नाटक प्रदेश में भी चुनाव लड़ने का काम करेगी। तो सर आप ये बताइए, आप पटना में बैठे हैं और जल्दी बिहार में चुनाव होने वाला है, क्या लगता है आजाद समाज पार्टी का क्या रोल रहेगा बिहार के इलेक्शन में? आजाद समाज पार्टी मनुवादी ताकतों के खिलाफ है। मनुवादी इन द सेंस, आज जो यहाँ प्रदेश में और देश में सरकार चल रही है, उन ताकतों के खिलाफ आजाद समाज पार्टी राजनीति कर रही है। और जो गैर मनुवादी पार्टियां हैं, उनका ये प्रयास है कि वो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आके चुनाव लड़ें। और आजाद समाज पार्टी भी एक प्लेटफॉर्म पे इन मनुवादी ताकतों के, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होने में अपना मत रखती है। तो मैं आजाद समाज पार्टी का भविष्य ये कह सकता हूं कि इस बार बिहार प्रदेश में मजबूत नहीं मजबूर सरकार बनेगी, और उसमें आजाद समाज पार्टी के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। आजाद समाज पार्टी भी बिहार प्रदेश में साझेदारी करेगी। तो आपको लगता है कि जो भी पार्टी जीतेगी, आपके बिना सपोर्ट के वो गवर्नमेंट नहीं बना पाएगी? बिल्कुल बिना हमारे सपोर्ट के बिहार प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बनेगी। तो क्या सिचुएशन लगता है नीतीश कुमार जी का अभी इस बार? नीतीश कुमार समाजवादी आंदोलन के हुआ करते थे। नीतीश कुमार ने यहाँ उन्नति और प्रगति के नाम पे वोट मांगा था, लेकिन आज भी बिहार प्रदेश के, आप जानते हैं कि पूरे देश में पेट भरने के लिए बिहार में ना तो रोजगार है, महंगाई चरम सीमा पर है, और जिस तरीके का सरकार का रवैया है, उस रवैये के कारण मजबूर हैं। और अभी लॉकडाउन में आपने देखा कि किस कदर हमारे गरीबों के साथ में अन्याय अत्याचार हुआ है। 5-5, 700 किलोमीटर पैदल चलना, भूखे, कहीं हमारी बहनों को बच्चे पैदा होना, कहीं बच्चों की मृत्यु होना, कहीं साइकिल पर एक बेटी को 1100 किलोमीटर चल के आना, कहीं बच्चों के और भी दुनिया भर की जो समस्याएं हैं। और इस सरकार द्वारा जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया, क्यों यहाँ ट्रंप को बुला के अपनी ताकत की नुमाइश की गई, उसके कारण ये स्थिति एकदम अचानक लॉकडाउन लगाने के लिए जो देश की बिगड़ी है, उसमें सबसे ज्यादा अगर दुखी कहीं कोई हुआ है तो वो क्षेत्र, मैं ये कह सकता हूं कि बिहार प्रदेश अगर लोगों को लॉकडाउन लगाए जाने के कारण जो दुखी हुए हैं, उसमें बिहार प्रदेश नंबर 1 पर है। और लोग इस मनुवादी सरकार को उखाड़ने के लिए, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार को उखाड़ने के लिए मन बना चुके हैं, और निश्चित रूप से ये सरकार बिहार प्रदेश से
खत्म हो। तो सर बिहार में आप लोग किसी और पार्टी के साथ जुड़ के काम करेंगे या अकेले काम करेंगे? हम सारे लोगों ने तय किया है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो भी डिसाइड करेंगे, और ये जरूर तय है कि हम लोग किसी भी दिशा में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे, और जो अलायंस बनेगा हम लोग जो है उस अलायंस के साथ में पार्टी और मूवमेंट की बात को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो आप लोग बिहार में कितने सीट पर लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ अभी फैसला हुआ है? वही अभी ये जल्दी ही हम आपको ये सारी जानकारियां दे देंगे जी। अभी हमारा प्रयास इसमें चल रहा है। जी, तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हर चीज पे रोशनी डालने के लिए। जैसे बिहार का डेवलपमेंट कुछ होता है तो आप हम तक पहुंचाइए, हम लोगों तक पहुंचाने के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करूंगा जी कि कर्नाटक प्रदेश में भी लोग ये सोच रहे हैं कि शायद मैंने जानबूझ के ये पार्टी छोड़ के आजाद समाज पार्टी ज्वाइन की है। जी। मैं उन कर्नाटक के भाइयों को जिन्होंने बेइंतहा अपनापन, अपनत्व और प्यार मुझे दिया और इस मूवमेंट की बात को समझा और सहयोग देने की सोच बनाई, उन सभी भाइयों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और उसका कारण मैं स्पष्ट आपको ये करता रहा हूं कि वो कारण पार्टी में मेरी निष्ठा को जो है अपमान की दृष्टि से रखा गया, और मैं सेल्फ रेस्पेक्ट के मूवमेंट में लगा था, और जो सामूहिक रूप से बेइज्जत करने का काम मेरे साथ किया गया, इसलिए मैंने पार्टी को अलविदा किया। ये बात कम से कम लोगों तक बता दें। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक भाई एन महेश, हरिराम के बारे में गलतफहमी कर्नाटक में पेश की जा रही है, उसको भी थोड़ा आप स्पष्ट कर दें कि अगर एन महेश को पार्टी से निकलवाने का काम किसी ने किया है तो केवल और केवल अशोक सिद्धार्थ ने किया है। उनके निकाल जाने के बाद मुझे दोबारा कर्नाटक में लगाया गया था, और हरिराम को जो प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया है उसमें भी मेरा किसी तरीके का कोई लेना देना नहीं है। ये प्रदेश अध्यक्ष तब्दील कराने का काम भी अगर किसी ने किया है तो वो भी केवल और केवल अशोक सिद्धार्थ के द्वारा। हरिराम और एक और साथी थे जो केरल और तमिलनाडु में थे, उनको भी हटाने का काम अगर किया गया है तो उनके द्वारा किया गया है। मैं मान्यवर काशीराम साहब का शिष्य अपने आप को मानता हूं, तो मैं तोड़ने में नहीं, मैं जोड़ने में विश्वास करता हूं, और इन साथियों के उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं कि आने वाले समय में ये लोग भी मान सम्मान की लड़ाई के लिए अगर कोई जगह चाहते हैं तो आजाद समाज पार्टी इनका हृदय से स्वागत करेगी। यही मतलब आप में एक चीज और पूछना, जहां आपने बात की महेश साहब की, तो ये बात उठा था कि जब इलेक्शन के पहले महेश साहब गायब हो गए थे और रिमर होता था कि बीजेपी से पैसा लेके जानबूझ के वो गायब हो गए और सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं पार्टी को, ये कहां तक सही है? ये गलत चार्ज है उनके, बीजेपी से इन्होंने पैसा लेके गए। जिस दिन वोटिंग था जी, उससे 5 दिन पहले रात को अशोक सिद्धार्थ यहाँ 4:30 बजे पहुंचे, और एन महेश से 1.5 घंटे बाद एन महेश से मुलाकात हुई। लेकिन फिर भी ये प्रचारित किया गया कि एन महेश पैसा लेके गायब हो गए हैं। लेकिन वो जिस तरीके से वो बेचना चाहते थे या जिस तरीके का वो चाहते थे, एन महेश ने उनके गलत काम को सहयोग नहीं किया, इसलिए एन महेश के बारे में ये उल्टी सीधी अफवाहें फैलाई गई। बीएसपी कर्नाटका में अगर एन महेश जैसे लोगों के साथ इस तरीके से किया जाएगा तो आज बीएसपी निश्चित रूप से कर्नाटक में कमजोर है। अच्छा, ये बताइए कि आप इस आजाद समाज पार्टी में आपका रोल क्या है अभी? आजाद समाज पार्टी में मैं एक कार्यकर्ता हूं। वैसे इनका जो नेशनल कोर कमेटी है उसका मैं सदस्य हूं, और जहां जहां मुझे मेरी ड्यूटी लगाई जाएगी, जहां जहां मेरे से काम लिया जाएगा, वहां काम करने के लिए मैं रेडी हूं। तो सर ये देखा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद साहब को बहुत सारी बंदिशें हैं और इनको बहुत सारे गवर्नमेंट से प्रॉब्लम होते हैं,
तो इनको क्या इतना फ्रीडम मिल पाएगा कि खुल के पार्टी का काम कर पाए? नहीं, अगर देखिए, जब लोगों को ये दिखाई देता है कि वो आदमी निस्वार्थ किसी के साथ में, किसी की सेवा भाव से अगर किसी के साथ में जुड़ता है तो उसका रिटर्न भी मिलता है और लोग उसको सहयोग भी करते हैं, और जब सहयोग की एक श्रृंखला बन जाती है तभी हम लोग ताकतवर हो जाते हैं। ठीक है तोमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी चीज पे रोशनी डालने के लिए। जैसा डेवलपमेंट होगा आपसे फिर बिहार की राजनीति पे बात होगी। धन्यवाद। मैं भी आपका आभार प्रकट करता हूं कि बिहार के साथ साथ मैं अपनी बात को आज पहली बार कर्नाटक प्रदेश के लिए भी कह पाया, क्योंकि कर्नाटक प्रदेश में लोगों ने जो भ्रांतियां पैदा कर रखी हैं उन भ्रांतियों को दूर होने का मौका मिलेगा। और निश्चित रूप से आजाद समाज पार्टी की शुरुआत बिहार प्रदेश से हो रही है, तो बिहार प्रदेश के थ्रू पूरे भारत में आजाद समाज पार्टी की बात जाएगी। इसी सोच के साथ मैं आपका पूरे एक बार बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए आपसे रजा लूंगा। धन्यवाद। 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 Please subscribe to our channel to watch the Indian Media Book videos and press the bell icon for notifications.